मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण। हमारे बीच हैं डॉक्टर सुशील उपाध्याय जो कि प्राचार्य हैं जमनलाल स्नातकोर महाविद्यालय लंडौरा हरिद्वार में। इसके अलावा हमारे बीच डॉक्टर बेचैन कंडियाल जी उपस्थित हैं जो कि जनसंपर्क अधिकारी हैं और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साथ उनका बहुत ही लंबा संबंध रहा है। डॉक्टर सुप्रिया रतूड़ी भी हमारे बीच हैं। इसके अलावा जो शोधार्थी हैं उनको भी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ और बड़ी संख्या में इस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ भी उपस्थित हैं। उनका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। कुछ ही पलों में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इस सभागार में उपस्थित होने वाले हैं। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही मुख्य अतिथि महोदय आए जोरदार तालियों से उनका अभिवादन और स्वागत। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। श्रीमती अनीता मंगाई ऋषिकेश की पहली महिला मेयर हमारे बीच हैं। आपको भी अपने बीच पाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं मैडम। आप सभी का इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में स्वागत करते हुए एक अलौकिक और अकल्पनीय खुशी की अनुभूति हो रही है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हमारे बीच हैं, हमारे संरक्षक हैं। वो एक मूल रूप से शिक्षक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं और साहित्य की विभिन्न विधाओं में एक विलक्षण बेजोड़ प्रतिभा उनमें है। उन्हें अपने बीच पाकर हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत है। चूँकि मुख्य अतिथि महोदय के पास समय का अभाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कुछ ही देर बाद वो शामिल होने जा रहे हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से, व्यस्त समय में से कुछ पल हमारे लिए निकाले और इस अवसर पर जैसे कि अतिथि देवो भव की परंपरा है, मैं निवेदन करूंगा प्रतिकुलपति डॉक्टर राजेश नेठानी जी से कि वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से आप मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत है। मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ। प्रतिकुलपति डॉक्टर राजेश नेठानी स्वागत कर रहे हैं और ये बहुत ही अद्भुत क्षण है जब डॉक्टर निशंक हमारे गुरु जी डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी को शॉल उड़ाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। अब मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर मनीषा अग्रवाल जो कि विभागाध्यक्ष हैं हिंदी विभाग की और डॉक्टर ममता कुंवर से कि श्रीमती अनीता मंगाई जो कि मेयर हैं ऋषिकेश की, उनको शॉल उड़ाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से आप इसका अभिनंदन करें। ऋषिकेश की पहली मेयर श्रीमती अनीता मंगाई एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण हमारे सामने है कि महिलाएं किस तरह से विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए राजनीति में भी आती हैं और अपना परचम लहराती हैं। एक बार पुनः आपका स्वागत है।
हमारे बीच NCTE भारत सरकार की सदस्य श्रीमती रश्मि चौहान हैं। उनका मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इंदु भारती नवानी जी से मैं निवेदन करूँगा कि उनको पुष्प गुच्छ भेंट कर और शॉल उड़ाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। हमारे बीच हिमालय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर काशीनाथ जैना जी भी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रति कुलपति डॉक्टर राजेश नैथानी जी से कि वो पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा हिमालय विश्वविद्यालय की छात्राओं से कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत में एक गीत प्रस्तुत करें। स्वागत गीत प्रस्तुत कर रही थी विश्वविद्यालय की छात्राएं। निश्चित तौर पर आज इस संगोष्ठी के समापन सत्र में माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए एक अलौकिक और अकल्पनीय खुशी की अनुभूति हम सबको हो रही है। हमारे बहुत ही गौरव का विषय है कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच है जो सामाजिक कार्य, पठन पाठन, लेखन और राजनीति इन सब में बेजोड़ है। आपकी रचनाएं मुझे लगातार गुनगुनाने का अवसर मिला है
आज जब G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, 90 के दशक में डॉक्टर निशंक ने एक गीत लिखा था, जिसका यश संसार में फैले ऐसा देश बनाए। जिसका यश संसार में फैले ऐसा देश बनाए, ये गीत डॉक्टर निशंक ने 1990 के दशक में लिखा था और वो गीत बहुत ही पॉपुलर हुआ था। आज हम G20 का जब शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं तो ये गर्व का विषय है कि हम अपना यशगान होते हुए पूरे विश्व में देख रहे हैं। उत्तराखंड इस मायने में बहुत ही गौरवान्वित है कि यहाँ ऐसे साहित्यकारों ने जन्म लिया है जिनकी कालजयी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य में लोगों को आंदोलित करती है, उद्वेलित करती है। ऐसे ही एक कहानीकार डॉक्टर विद्यासागर नौटियाल की कथा साहित्य में पर्वतीय जनजीवन की अभिव्यक्ति। डॉक्टर मनीषा अग्रवाल की एक पुस्तक है जिसका विमोचन आज हम यहाँ पर करेंगे और ये डॉक्टर मनीषा अग्रवाल के लिए भी बहुत ही गौरव का पल है कि स्वयं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं निवेदन करूँगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि वो मंच पर आए और इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर डॉक्टर मनीषा अग्रवाल को आशीर्वाद दें। साथ ही डॉक्टर ममता कुंवर जो कि हिंदी विभाग में ही हैं, उनकी एक पुस्तक है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के कथा साहित्य में पर्वतीय जनजीवन। तो इस पुस्तक का भी आज यहाँ पर विमोचन होना है। मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण जी से कि वो भी मंच पर आए। डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी, डॉक्टर एस.एन. पांडे जी, मैं सबसे निवेदन करूँगा कि मंच पर आकर विमोचन में सहयोग करें और इन दोनों लेखकों को अपनी शुभकामनाएं। मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर सुचित्रा मलिक जी से और रश्मि चौहान जी से कि वो भी मंच पर आए और इस पुस्तक विमोचन के ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर अपनी उपस्थिति दें और इन दोनों लेखिकाओं को अपना आशीर्वाद दें। एक ऐसे साहित्यकार के द्वारा एक कालजयी रचनाओं पर आधारित इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है। निश्चित तौर पर ये पुस्तक पाठकों में एक नई ऊर्जा और महिलाओं के दर्द को समझने की वो ताकत देगी, जिससे महिलाएं, खासतौर से उत्तराखंड की महिलाएं देश में अपनी सही भूमिका तलाश पाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर मनीषा अग्रवाल। और अब ये पुस्तक डॉक्टर ममता कुंवर की पुस्तक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के कथा साहित्य में पर्वतीय जनजीवन। डॉक्टर निशंक की कविताएं जहाँ एक और आम जन को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ती हैं, वहीं उनकी कहानियाँ, उनका कथा साहित्य है, पाठकों को आम जन के दुख दर्द और विकास से परिचित कराते हैं। विलक्षण, उदार हृदय, विनम्र, राष्ट्रभक्त और प्रखर, साथ ही संवेदनशील साहित्यकार हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। और डॉक्टर ममता कुंवर की ये पुस्तक निश्चित तौर पर डॉक्टर निशंक के कथा साहित्य को आम जन तक पहुँचाने में सफल होगी। इसी कामना के साथ हम इस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और हम एक और पुस्तक की लॉन्च होते हुए देख रहे हैं, चेतना का एक अंतहीन महासागर।
और ये पुस्तक जो है ये हमारे प्रति कुलपति डॉक्टर राजेश नैथानी ने लिखी है। ये अनुवादक हैं और अनुवाद और संपादन किया है। अनुवाद एक बहुत ही कठिन विधा है जो एक पश्चिमी सभ्यता से हमारे बीच आई है, लेकिन डॉक्टर नैथानी ने ये जो अनुवाद किया है ये बेहतरीन अनुवाद है। और जो मूल अंग्रेजी पुस्तक है द ओशन ऑफ अनबाउंडेड कॉन्शियसनेस, चेतना का एक अंतहीन महासागर, उसका अनुवाद है। निश्चित तौर पर ये सभी लोगों तक पहुंचेगा और लोग उसकी जो अनुवाद कला है, बेहतरीन किताब है ये आप तक पहुंच रही है। डॉक्टर राजेश नैथानी भी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप एक बार पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। ये हमारा जो समापन सत्र है इसमें कुछ उद्बोधन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन हमारे बीच होने जा रहे हैं। डॉक्टर पुनीत बिसारिया जो आचार्य और पूर्व विभागाध्यक्ष हैं हिंदी विभाग, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश, ये वर्चुअल माध्यम से हमारे बीच जुड़ेंगे। जब तक उनसे जुड़ाव हो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राजेश नैथानी प्रति कुलपति हिमालय विश्वविद्यालय कि वो आए और इस अवसर पर अपना संबोधन करें। डॉक्टर राजेश नैथानी। डॉक्टर राजेश नैथानी जहाँ कहीं भी हो मंच पर पहुंचे जी। डॉक्टर राजेश नैथानी प्रति कुलपति हिमालय विश्वविद्यालय। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, आदरणीय अरुण गुरु जी, बड़ी बहन अनीता मंगाई जी और जितने भी यहाँ पर शोधार्थी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आ जाए हैं और विशेष रूप से जो सत्र में जिन्होंने यहाँ पे अध्यक्षता की है, सुशील जी, मैडम मलिक जी और जो हमारी NCERT में जो हमारी मेंबर है रश्मि जी और जितने भी अन्य विद्वजन, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए है कि 2009-10 में हिमालय की समस्याओं को लेकर आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने और आदरणीय अनिल जोशी जी ने हिमालय दिवस की परिकल्पना की थी और ये दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो हमें बहुत ही ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज इस दिन हम यहाँ पर जब हम हिंदी दिवस मना रहे हैं तो हम ऐसे व्यक्तित्व के साथ बैठे हैं जिन्होंने हिमालय के संरक्षण के लिए, हिमालय के संवर्धन के लिए एक अभियान चलाया और 2009 से ये जो दिवस है ये विभिन्न स्तरों पे, सरकार के स्तरों पे, विभिन्न NGO द्वारा हिमालय के संरक्षण और संवर्धन को समर्पित है। आज इस हिंदी दिवस के इस उपलक्ष्य में हमने एक कार्यक्रम दूसरा किया था और आदरणीय मुख्य अतिथि जी का समय की कमी थी तो इसलिए हमने वो पुरस्कार वितरण सुबह के सत्र में कर दिया। हमने वेद और विश्व शांति एक अभियान चलाया है जिसमें कि 110 देशों के लोग प्रतिभाग करते हैं और जैसा कि मैं अपने पूर्व में मैंने सुबह बताया कि अभी जो इसरो के सोमनाथ जी जब वो चंद्रयान जब उसे भेजा जा रहा था तो उसके रेप्लिका लेके वो भद्रकाली मंदिर जो वेंकटेश्वर का जो हमारा मंदिर है तिरुपति में वहां पर गए और जब एक कन्वोकेशन के दौरान उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये विज्ञान ये केवल बाहरी खोज है, ये केवल मैं बाहर की चीजें खोजता हूँ और यहाँ इन मंदिरों में जब मैं अपने शास्त्र ज्ञान की बात करता हूँ, अपने धर्म की बात करता हूँ तो मैं अपने अंदर की बात सोचता हूँ। तो इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर एक अभियान चलाया गया था। ये पेरिस में यूनेस्को की मीटिंग के दौरान डॉक्टर टोनी नाइडर थे वहाँ पे आ रखे और हमने इस कार्यक्रम के तहत पूरे विश्व में एक शांति
और समृद्धि की परिकल्पना करते हुए पूरे विश्व में एक कार्यक्रम चलाया था, वेद और विश्व शांति। उसके 25 सत्र हो चुके हैं और आज हमने जो विभिन्न विद्यालयों के जो विद्यार्थी थे, जो देहरादून क्षेत्र के थे, हमारे पास लगभग 2500 के करीब हमारे पास उसमें निबंध आए थे, तो उनको हमने आज पुरस्कृत किया। तो उन सभी जो पुरस्कार विजेता उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और उनकी इच्छा थी कि वे माननीय मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कार लें, परंतु वो नहीं हो सका। दूसरे मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने हिंदी विभाग को, जिस गरिमा के साथ और जिस उत्साह से और जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस भावना से सभी लोगों की सहभागिता इस कार्यक्रम में नहीं है, चाहे वो हमारे नर्सिंग के विद्यार्थी हो, चाहे बीपीटी के हो, चाहे अलग कोई संकाय है, चाहे वो लाइब्रेरी साइंस के हैं, चाहे वो पत्रकारिता विभाग के हैं, तो सभी लोग इस कार्यक्रम को पूरे जोश के साथ मना रहे हैं। और वो भी क्यों ना, ये हमारी राष्ट्रभाषा जिसे बनना चाहिए था, ये हिंदी का प्रश्न है, ये एक ऐसी भाषा का प्रश्न है जिसमें हम अपने खुलकर अपने को अभिव्यक्त ही नहीं कर सकते, परंतु जितनी भी हमारी दिल की जिस सरलता से और जिस सहजता से हम हिंदी में अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं, शायद किसी भाषा में नहीं। और तभी शायद एक छोटे से संस्मरण के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विदेश यात्रा पे जा रहे थे, तो उन्हें पूछा गया कि आप किस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करेंगे और आप अपने कौन सी ज़्यादा किस भाषा का प्रयोग करेंगे। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे लगा कि अगर मैं विदेशी लिबास पहनूं तो कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई गलती रह जाए तो शायद मुझे पता न चले और लोग को अच्छा ना लगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खादी के वस्त्र पहनूंगा, खादी की अचकन और खादी की कुर्ता पजामा, ताकि अगर कहीं कोई कमी भी रह जाए तो विदेशों में पता न चले। और भाषा के विषय में उन्होंने लिखा है कि हालांकि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, पर जिस अभिव्यक्ति, जिस खुले मन से और स्वतंत्र होकर मैं अपनी भाषा में अपने को अभिव्यक्त कर सकता हूँ, वो हिंदी ही भाषा ही है। और वैसे भी कहा गया है, भाषा के बगैर राष्ट्र गूंगा है, और हिंदी हमारे लिए क्या महत्व रखती है, यहाँ सभी विद्वजन आपको बेहतर बता पाएंगे। इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राजेश नैथानी। जैसे कि हमने आपको बताया, डॉक्टर पुनीत बिसारिया आचार्य और पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका उद्बोधन। हेलो जी ठीक है। दरअसल यहाँ नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैंने पूछा। सबसे पहले मैं हिमालय विश्वविद्यालय देहरादून के माननीय कुलपति जी, हिंदी विभाग के सभी शिक्षक साथियों तथा पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के उन्नायक, हिंदी के उन्नायक, राष्ट्र संस्कृति के उन्नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 123वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया। और इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि भारतेंदु हरिश्चंद्र को नहीं हो सकती कि उनकी जन्म जयंती पर हम हिंदी की स्थिति पर विचार करें। उन्हें गए लगभग 123 वर्ष हो गए और बीते 123 वर्षों में किस प्रकार से हिंदी ने अपनी यात्रा तय की है वो जानना निस्संदेह रोचक होगा। और आज जबकि हम 21वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में पहुंच चुके हैं और बल्कि उसका भी एक तृतीय इकाई समापन की कगार पर है, 9 महीने लगभग उसके भी बीत चुके हैं, ऐसे में हिंदी किस प्रकार से देश को प्रभावित कर रही है, विश्व को प्रभावित कर रही है और विश्व की पूरी आबादी को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, ये अध्ययन बहुत रोचक होगा। मुझे लगता है कि विगत लगभग 75 वर्षों में जब से हम स्वतंत्र हुए तब से लेकर आज तक हिंदी ने एक लंबी यात्रा तय की। इससे पूर्व
हिंदी के विकास के लिए सरकारी स्तर पर कोई योजना नहीं थी। अंग्रेजी शासन था, स्वाभाविक था कि वहाँ पर अंग्रेजी के लिए ही स्थान हो और हिंदी कहीं नेपथ्य में हो, आम जन के बीच सीमित हो। लेकिन आज़ादी के बाद पिछले 75 वर्षों में हमने हिंदी को एक बहुत लंबी यात्रा करते हुए देखा। हिमाचल का हिंदी हिमालय पर्वत का साक्षात कमल स्वरूप हिंदी आज हिमालय क्षेत्र ही नहीं, अभी तो कहिए पूरे भारत, दक्षिण एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका सभी महाद्वीपों में न सिर्फ अपनी धाक जमा रही है, अभी तो हिंदी ने यह सिद्ध किया है कि पूरी तरह से राज्याश्रय न होने पर भी वह कंटका कीर्ण मार्ग पर आगे चलकर भी अपनी राह बना सकती है। जब संविधान बनाया गया तो प्रश्न राजभाषा और राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा का आया, तो राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भी भाषा को न स्वीकार करते हुए राजभाषा के रूप में हिंदी को अवश्य स्वीकार किया गया। किंतु जो 1963 की धारा 3(3) है, उसके तहत लगभग हमेशा के लिए एक द्विभाषीकरण की प्रक्रिया अस्तित्व में आई, जिससे हिंदी और अंग्रेजी समांतर रूप में हमारे सामने आई। अब इस विपरीत परिस्थिति में भी हिंदी ने अपनी जिजीविषा के बल पर सरकारी कामकाज में न सिर्फ अपने आप को जीवित रखा, बल्कि अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि वो अपने सभी निर्णय हिंदी में देंगे। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा विगत वर्षों में जयंती प्रसाद नौटियाल जी का जो शोध हुआ, उसमें यह सिद्ध हुआ कि हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोले। किसी तकनीकी खराबी के कारण संपर्क टूट गया है। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में ऋषिकेश की पहली महिला मेयर श्रीमती अनीता मंगाई हैं। वो महिलाओं के लिए एक उदाहरण है। किसी भी पड़ाव को अपनी मंजिल नहीं समझा और वो आगे बढ़ती गई, राजनीति में आई और एक उदाहरण उत्तराखंड की महिलाओं के लिए है। वो निरंतर संघर्षशील हैं और तीर्थ नगरी ऋषिकेश की जो काया पलट हो रही है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे बीच हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ पर जितने भी उपस्थित हमारे शोधार्थी हैं और शिक्षकगण हैं, उनको आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द हैं। श्रीमती अनीता मंगाई। हिमालय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में हम सभी को अपने आशीर्वचन देने के लिए पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व एचआरडी मिनिस्टर भारत सरकार और हरिद्वार लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, परम आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा जी, जिन्हें अरुण जी के नाम से सभी जानते हैं, साहित्यकार हैं, जिनका बहुत ही सुंदर उद्बोधन अभी हम सभी ने सुना। ऐसे भाई डॉक्टर राजेश नैथानी जी, प्रोफेसर काशीनाथ जैना जी, डॉक्टर मनीषा अग्रवाल जी, डॉक्टर ममता कुंवर जी, अनिल कुमार भारती जी, जो इस मंच का सफल संचालन कर रहे हैं, एवं समस्त डॉक्टर प्रोफेसर यहाँ पर सभी उपस्थित शोधार्थी, हमारे बीच में उपस्थित भाजपा की वरिष्ठ नेत्री, राज्य आंदोलनकारी श्रीमती सरोज डिमरी जी। आज हम ऐसे महान विभूतियों के सानिध्य में यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि अरुण जी साहित्य में स्वयं एक सागर हैं। तो वहीं मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी एक यूनिवर्सिटी है, जिनसे कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज जिस प्रकार से कि अपने संचालन में अभी संचालक महोदय बता रहे थे,
राजनीतिज्ञ, एक कुशल साहित्यकार और दया की मूर्ति यदि मैं कहूँ तो आज, हालांकि आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, एक संस्मरण मैं सुनाना चाहूँगी। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं मंडल अध्यक्ष थी ऋषिकेश में, और मैं जनता दरबार आपके द्वारा लगाया गया था उस कार्यक्रम में मैं वहाँ पे उपस्थित थी। हमारे ऋषिकेश से बाबा काली कमली से वहाँ पे एक कर्मचारी, उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब था, वो मेरे पास आए कि आप आर्थिक सहायता मंजूर करवा दो, लेकिन उनके पास कोई भी कागज नहीं था। मैं आपके पास गई तो जैसे मैंने बताया कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, काफ़ी बीमार हैं, अरे लोग गरीब हैं, तो बाकी स्टाफ ने रोक दिया कि कुछ कागज तो लाओ, एस्टीमेट नहीं है, कुछ नहीं है, साहब लिखेंगे किस पे। आपने तत्काल सभी को रोका, आपने कहा कि वो बीमार है। ये बात आ गई, यही बहुत है अपने आप में कि उनका स्वास्थ्य खराब है, तो किस हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है आप इसमें लिख दो, जिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसका पूरा खर्चा मेरे विवेकानंद कोष से दो। तो कितनी बड़ी बात है, ये हमारे लिए कितना कुछ सीखने के लिए है। तो मैं आपको ये सभी कुछ बताना चाहती हूँ कि ऐसे महान विभूतियाँ जो कि हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, और आज हम हिमालय दिवस भी यहाँ पे मना रहे हैं। जैसे भाई राजेश लखान जी ने बताया कि हिमालय दिवस, इसकी जो पूरे सूत्रधार हैं वो आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। और आज जब 2009 में आपने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में इसकी शुरुआत करी थी, आज ये पूरे विश्व में हिमालय दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इसके मुख्य सूत्रधार हैं, आपने लोगों को जगाने का काम किया। इसी प्रकार से मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि आज नमामि गंगे पे, गंगा को क्लीन करने के लिए, गंगा अविरल रहे, निर्मल रहे, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में उस पर एक अलग मंत्रालय बनाया। लेकिन भाइयों बहनों, इसमें मैं आप बड़े गर्व के साथ में आपसे बताना चाहती हूँ कि उससे पहले स्पर्श गंगा, जिसमें कि माननीय निशंक जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में दलाई लामा जी को, उसमें अपने आडवाणी जी उसमें उस कार्यक्रम में थे, मुनि जी उस कार्यक्रम में थे, तो गौमुख से लेके उन्होंने पकड़ लिया था कि स्पर्श गंगा के रूप में इस गंगा को, गंगा को जो पतित पावनी है, तारणी है, पाप निवारणी है, इसको अविरल रखने के लिए जो उन्होंने सौगंध दिखाई थी, आज उसको पूरा विश्व मान रहा है। तो ऐसे महान विभूति जिनसे कि हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हिंदी पे ये संगोष्ठी यहाँ पे आयोजित की जा रही है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आज देश के प्रधानमंत्री जी विदेशों में भी जब जाते हैं तो वहाँ पे हिंदी में उनका संबोधन होता है, हम सभी उससे गौरवान्वित होते हैं। मैं आयोजकों को भी साधुवाद देती हूँ, उनको भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया। इस सुंदर कार्यक्रम में आपने अपने बीच में मुझे भी यहाँ पे बुलाया। मैं अपने आप का अपना सौभाग्य इसको मैं समझती हूँ, और मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए, ज़्यादा समय हम डॉक्टर निशंक जी को देंगे क्योंकि उनको हम सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद मैडम। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर निशंक साहित्यिक विधाओं का बेजोड़ संगम है। पद्मश्री रस्किन बॉन्ड जो विख्यात साहित्यकार हैं, उन्होंने भी डॉक्टर निशंक की रचनाओं का अध्ययन किया है और उनकी पूरी प्रशंसा की है। डेविड फ्राउले जो कि सुप्रसिद्ध अमेरिकी लेखक हैं, उन्होंने लिखा कि समस्त विश्व के जो पिछड़े समाज के संघर्ष हैं डॉक्टर निशंक की रचनाओं में प्रदर्शित होते हैं। है वतन तेरे लिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि गंगा में काव्यधारा राष्ट्र के निर्माण में नींव का पत्थर बनेगी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा कि सक्रिय राजनीति में रहते हुए साहित्य के क्षेत्र में लगातार संघर्ष हैं डॉक्टर निशंक। ये किसी आम आदमी के बस की बात है। डॉक्टर निशंक के कई गीत बहुत लोकप्रिय हैं और आकाशवाणी से उनका गीत लगातार गूंजता है। कंठ तेरे हैं अनेकों, स्वर तुम्हारा एक है,
माँ तुम्हारे शीश अगणे एक सिर मेरा भी है। आज ऐसा ये गीत जो कि हिंदी माँ के लिए बहुत ही सामयिक गीत है, हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। तो ऐसे में ये गीत एकता की सूचक हिंदी भारत माँ की आन है, कोई माने या न माने हिंदी देश की शान है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रचित ये गीत प्रस्तुत कर रहे हैं हिमालय विश्वविद्यालय की छात्र और छात्राएं। इस गीत का संगीत तैयार किया है डॉक्टर आनंद जोशी ने। तो आइए इस गीत का आनंद लें।
जी बहुत सुंदर। भारत माता गान है, भारत गौरव गान है। इन्हीं शब्दों को अनुप्राणित करते हुए हम कार्यक्रम के अगले चरण में चलते हैं। आज हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को अन्यत्र किसी कार्यक्रम में जाना है तो समय का अभाव है, तो मैं माननीय मुख्य अतिथि जी के उद्बोधन से पूर्व अपने विश्वविद्यालय और हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्र को सम्मानित करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, हमारे माननीय कुलपति महोदय, आदरणीय गुरु जी, आदरणीय सुशील उपाध्याय जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे उन 2 रत्नों को सम्मानित करने के लिए मंच पर आए। BMS 2014 बैच की छात्रा डॉक्टर देवयानी सेमवाल हमारे विश्वविद्यालय का प्राइड है, हमारा गौरव है। इन्होंने हाल ही में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस का आरोहण कर इस विश्वविद्यालय सहित उत्तराखंड और पूरे देश का मान बढ़ाया है। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर देवयानी सेमवाल और उनके परिजन, उनके मौसा जी और मौसी भी साथ में आए हैं, उनसे भी निवेदन की वो मंच पर आए। आज देवयानी ने हमारा जो अभिमान है, वो हमारा सीना जो है वो गर्व से चौड़ा कर दिया। तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के इस मेधावी छात्रा का सम्मान करेंगे। विश्वविद्यालय और हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के द्वारा प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के हाथों प्रदान किया जा रहा है। शॉल भेंट कर देवयानी सेमवाल का सम्मान किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गुंजायमान होना चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा सम्मान राशि के रूप में देवयानी सेमवाल को सम्मानित करते हुए हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसे गौरवमयी क्षण हमेशा आपके जीवन में आए और उसका लाभ हम लोगों को भी मिलता रहे। इसी के साथ में मैं अब उस एक ऐसे कलाकार को मंच पर आमंत्रित करती हूँ जिसके हाथों के हुनर ने न केवल उत्तराखंड बल्कि देश और दुनिया में अपने शिल्प कला का एक जलवा बिखेरा है। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री दिनेश लाल जी को, जो कि हिमालयी लोक संस्कृति, लोक कला, हिमालयी शिल्प कला के संरक्षण और संवर्धन का कार्य कर रहे हैं। आप सभी लोग जब हिमालय वीथिका का भ्रमण करेंगे तो वहाँ पे एक पहाड़ी घर बनाया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने पहाड़ को उसमें चित्रित किया है। ये अवसर है हिमालय दिवस पर हिमालयी लोक कला को, हिमालयी लोक संस्कृति को सम्मानित करने का। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सम्मान देते हुए सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह, शॉल भेंट कर 5,000 रुपए की जो सम्मान राशि है वो श्री दिनेश लाल जी को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से प्रदान की जाती है। आपका हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपकी ये जो कला है ये दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करे और विश्व फलक पर आपका नाम स्थापित हो, ऐसी शुभकामनाएं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। अब मैं मंच पर उन चेहरों को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि जो पूरे आयोजन में फ्रंट में न रह करके पीछे रहते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनकी बिना कल्पना नहीं हो सकती है, ऐसे हमारी शोभा राणा। सर शोभा यहाँ पे जितने भी फ्लैक्स बैनर डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें शोभा का सर परमार्थ निकेतन में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संगोष्ठी हुई थी उसके जितने भी बैनर और फ्लैक्स डिजाइन किए थे वो शोभा थी। इसी के साथ में बहुत ही प्रतिभाशाली, धैर्यशील, क्योंकि जब हम कोई फ्लैक्स या बैनर डिजाइनिंग करते हैं तो बहुत सारे करेक्शंस उसमें होते हैं, लेकिन बहुत धैर्य के साथ उस काम को अंजाम देते हैं। इसी के साथ में श्री प्रकाश श्रेष्ठ जी को बुलाना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ पे पूरा तकनीकी व्यवस्था भी संभालते हैं, उनसे निवेदन की ओर बहुत तेजी से मंच की ओर आए। श्री प्रकाश श्रेष्ठ के लिए जोरदार तालियां। ये वो हमारे हीरे हैं जो पर्दे के पीछे रह करके किसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे रहते हैं। इसी क्रम में मैं कुमारी रिया रावत को मंच पर आमंत्रित करूंगी। कुमारी रिया रावत बहुत तेजी से मंच में आए। इसी क्रम में
माननीय मुख्य अतिथि के हाथों सम्मानित करने का अवसर हमें मिला है। इसी क्रम में मैं श्री मोहित पोखरियाल जी को, जो कि ये पूरी तकनीकी व्यवस्था है सोशल मीडिया से लेकर के और पूरे सत्र को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए इनका सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। इसी क्रम में मैं श्री करनैल सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ, जो विद्युत व्यवस्था और पूरे सुचारू रूप से यहाँ पे चलाते हैं। श्री हरीश नवानी जी हमारे संपदा अधिकारी हैं और एक छोटी से लेकर के बड़ी चीज का जो पूरी व्यवस्था देखनी होती है, श्री हरीश नवानी जी को देखनी होती है, तो उनसे निवेदन होगा तेजी से मंच की ओर आएं और सम्मान ग्रहण करें। श्रीमती शिवानी जी, श्रीमती उमा जी, गायत्री सैनी, जो ये रंगोली का और ये जो आप भव्य स्वरूप इस कार्यक्रम का देख रहे हैं, बच्चों ने कितनी खूबसूरत रंगोली बनाई है। तो गायत्री सैनी ये है नर्सिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनके दिशा निर्देशन में ये साज सज्जा का कार्यक्रम किया गया। श्रीमती अनीता जी और श्रीमती उमा सामंत जी। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जिसका भी इस कार्यक्रम में सहयोग रहा है, उनको हम नेक्स्ट उसमें सम्मानित करेंगे, क्योंकि अभी माननीय मुख्य अतिथि जी को निकलना है। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को, जिनको सुनने के लिए आप सभी लोग सुबह से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हिमालय विश्वविद्यालय में आज हिंदी विभाग के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हिंदी के विविध आयाम, चिंतन और मनन विभिन्न पक्षों पर आज सुबह से यहाँ पर चर्चा हो रही है। बाहर से भी लोग जुड़े हैं, शायद कुछ तकनीकी कठिनाई के कारण नहीं अभी जुड़ पा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि प्रोफेसर विसारिया जो झांसी से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष हैं हिंदी के और बहुत जाने माने लेखक हैं, समीक्षक हैं, वो भी जुड़े हुए थे और शायद लोग जुड़े हुए। तो पहले तो मैं हिंदी विभाग को, इस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर की और वो तब की है जबकि हिंदी पूरी दुनिया में बहुत तेजी से छा रही है। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी हिंदी को लोगों ने स्वीकार कर लिया, सारे क्षेत्र और पूरी दुनिया में हिंदी के प्रति लोगों ने जिज्ञासा बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे समय में ये जो सेमिनार हो रहा है, मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि इस सेमिनार में मेरे शोध छात्र हैं यहाँ पर विभिन्न स्थानों से, विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हिंदी के विद्वान सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे गुरु जी जिनके सानिध्य में कई प्रकार के मिशन चलते हैं हिंदी के और साहित्य के और रचना त्रिविधा के, वो स्वयं डॉक्टर योगेंद्र नाथ जी यहाँ पर हैं, शर्मा जी, गुरु जी जिनको हम पूरे देश और दुनिया के लोग अब गुरु जी के नाम से जानते और पहचानते हैं। हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जैना जी, जो मूलतः तो उड़ीसा से हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और जो उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में भी रहे हैं, बड़ा लंबा अनुभव है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है और उन्होंने आते ही ये गतिविधियाँ और तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ कि हिमालय विश्वविद्यालय न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाए।
मेरी शुभकामनाएं हैं आपको और आपके प्रतिकुलपति डॉक्टर राजेश नेथानी, जो जिनका लंबा अनुभव है और दोनों अभी चर्चा की है कि वेद और वैश्व शांति लगभग 110 देशों से जो जुड़ करके उस अभियान को बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं और सारी दुनिया इस बात को जानती है कि विश्व में यदि सुख शांति और प्रगति का रास्ता होगा तो वो वेद और प्राणों से होकर के गुजरता है। और इसलिए ज़रूरत है पूरी दुनिया को, हमारी धरती से जो पैदा हुआ है, ये जो पूरे विश्व में छाने की ताकत रखता है, मानवता को कल्याण की रक्षा करने की हिम्मत रखता है, एक नया विचार पैदा करके मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है और जीवन जीने की कला ही नहीं देता बल्कि जीवन को सार्थक बनाने की सही दिशा भी देता है। तो क्यों न उसको इस धरती से पूरी दुनिया में सरसाया जाए। और उसके लिए आप यहाँ पर हैं क्योंकि ये उत्तराखंड की धरती एक देवभूमि है और इसी तो भूमि से अभी हमारी मेयर ऋषिकेश अनीता जी बोल रही थी, उन्होंने स्पर्श गंगा की चर्चा की, उन्होंने भारत की संस्कृति की प्राण है जो ये उत्तराखंड उसकी चर्चा की। और मुझे याद आता है कि जब स्पर्श गंगा का एक कार्यक्रम गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक का चल रहा था तो उस दिन ऋषिकेश में शायद अनीता भी उस समय थी। मुझे याद है जब दलाई लामा जी सहित पूरे सभी धर्मों को धर्माचार्य आए थे और सभी लोगों ने पूरी दुनिया से आए थे और सभी लोगों ने एक ही स्वर में कहा ये जो गंगा है ये अमृत है और ये जीवन देने वाली जो माँ है इसका संरक्षण हम सब के लिए, पूरी धरती की पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। और हम सौभाग्य के साथ ही कि हम रोज उस गंगा को देख रहे हैं, रोज उसका स्पर्श कर रहे हैं, रोज उससे कुछ ना कुछ पा रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हम उससे पा रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ क्योंकि यहाँ के जो प्राचार्य हैं आयुर्वेद महाविद्यालय हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अनिल जी भी यहाँ पर हैं, उनके सब सहयोगी भी यहाँ पर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो जो ये छात्र यहाँ शायद कुछ छात्र BA-MS के लिए होंगे जो PG भी कर रहे होंगे, उनके लिए इससे बेहतर स्थान और समय कुछ नहीं हो सकता कि संस्कृत में आयुषो वेदा आयुर्वेदा, ये संस्कृत में आयुर्वेद जो जितने भी ग्रंथ जितने भी उसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है वो संस्कृत के ग्रंथ हैं और वो हिंदी संस्कृत और हिंदी में वो सहज तरीके से स्वीकार किए जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं, आत्मसात किए जा सकते हैं और लोगों तक पहुंचाए जा सकती है वो बात। और इसीलिए यदि पूरी दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा का संकल्प आपने लिया है, हम किसी को बीमार नहीं होने देंगे, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, पहले उसके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये संकल्प आपका है और ये संकल्प लेकर दसों दिशाओं में जाने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया कोरोना ने ये हमको बताया कि सारी दुनिया रात डेट पर खड़ी है, कैसे करके वो देश जो चिकित्सा में अपने को शीर्ष समझते थे, स्पेन जैसा देश मरघट हो गया था, क्या दशा हो गई थी। सारे लोगों की नजर भारत पर है और भारत के वो भी आयुर्वेद पर आकर के टिकी हुई है। आज जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय में बैठे ये हिमालय विश्वविद्यालय हिमालय के चिंतन मंथन को लेकर के पैदा हुआ है और ये हिमालय में ही जड़ी बूटियों का भंडार है। जो संजीवनी बूटियां हैं उससे हमको आत्मसात करना है, लोगों के लिए उसको बाहर निकालना है। और मुझे खुशी आज हिंदी और संस्कृत का यह अद्भुत मिलन भी हो रहा है, आयुर्वेद का भी मिलन हो रहा है। हिंदी के लोग किस तरीके से आपके साथ मिल करके आगे बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ हमारी राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की सदस्य हमारी रश्मि भी बैठी हुई है। मैं रश्मि से कहूँगा कि पूरे देश के अध्यापकों के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, एक बार जोरदार तालियां रश्मि जी के लिए। पूरे राष्ट्रीय शिक्षा का जो अध्यापकों के प्रशिक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है अध्यापकों का, उसकी सदस्य भी आज यहाँ पर आई हैं। शिखा बेटी यहाँ पर है, पल्लव दीदी यहाँ पर है, हमारी सुचिता
मलिक जो हिंदी की बहुत ही विदुषी हैं, प्रोफेसर सुचित्रा जी, और बहुत लगातार जो हिंदी की दिशा में काम कर रही हैं, शोध करवा रही है, प्रेरित कर रही है और हिंदी को व्याप देने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे डॉक्टर उपाध्याय बैठे हैं, सुशील जी, जो पत्रकारिता और हिंदी का बहुत अद्भुत संगम है। तो हमारे बहुत सारे विद्वान हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे लगता है हमारी क्रांतिकारी दीदी सरोज डिमरी भी हमारे पास हमको सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आई हुई है। ऋषिकेश से केसीमाल जी मेरठ से पहुँचे हुए हैं। इधर हमारे रुड़की से राजकुमार जी स्वयं भी आपके पास चल के आए हैं। राजा भी राजकुमार सब आपके पास आए हुए हैं आज। तो आज ये अद्भुत है हमारे, मैं देख रहा था कि हमारे घड़ियाल जी, मैंने अचानक पूछा आप कहाँ हो, उन्होंने कहा मैं यहाँ का शोध छात्र हूँ। तो ये भारतीय स्टेट बैंक के पूरे अखिल भारतीय यूनियन का बहुत बड़े पदाधिकारी होते हैं। ज्योतिष नाम है, आप सेवानिवृत्त हो गए लेकिन शोध कर रहे हैं। आप हम लोगों के लिए प्रेरणा है कि आप अध्ययन पर लगातार अपने सेवानिवृत्त के बाद भी आप शोध कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। मेरे बच्चों ने जो हिंदी पर गीत गाया है मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस गीत को और अच्छा सा बना दीजिए। क्या है, हिंदी देश की शान भी है, हमारी आन भी है, हमारा प्राण भी है और गौरव का दान भी है। और ऐसे अवसर पर पूरी दुनिया में हिंदी, आपको मालूम है 250 से अधिक विश्वविद्यालयों में पूरी दुनिया में हिंदी तेजी से पढ़ाई जा रही है। मैंने सुशील उपाध्याय को कुछ दिन 1 साल पहले कहा था, सुशील तुम पूरी उन विश्वविद्यालयों की एक सूची बनाओ और इनके साथ हम लगातार संवाद करते। पूरी दुनिया में हिंदी, आज हिंदी पूरी दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली, समझी जाने और पढ़ी जाने वाली भाषा है। जो भी हिंदी जानता है उसको पूरी दुनिया सर आंखों पर रखेगी। ये जो अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है। हमारे देश की जो भारतीय भाषाएं हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 8 में है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, संस्कृत, हिंदी, ये सारी जो है तमाम हमारी भाषाएं 22-23 भारतीय भाषाएं हैं। लेकिन अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है। ये अंग्रेजी हमारी गुलामी का चिन्ह है। और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा आजादी हुई 75 वर्ष हो गए, अब तो हमको गुलामी के चिन्ह को पकड़ करके फेंक देना चाहिए, उठा करके देश को खड़ा होना चाहिए। कब तक इन गुलामी की इन चिन्हों से अपने को दबा करके रखेंगे। और इसलिए इस समय बहुत अच्छा परिवेश है। G20 पूरी दुनिया हम पर केंद्रित हो रखी है। आपको मालूम है कि अभी जब मैं आधा 1 घंटा हो गया, बहुत जाम था। मैंने कहा ये देहरादून में इतना जाम है। मैं अपने घर से वैसे बाहर निकला तो जाम ही जाम, जहाँ रहता ही नहीं था वहाँ भी जाम था। तो मैंने पूछा भी आज क्या हो गया, तो उन्होंने कहा साहब आपको पता नहीं G20 तो दिल्ली में हो रहा है, तो फिर इधर क्या हो रहा है? बोले साहब दिल्ली के सारे लोग देहरादून आ गए वहाँ बंद पढ़ाई करने के लिए। सारे मजदूरी के होटल, नैनीताल के होटल, सारे लोग यहाँ पहुँच गए। तो उनको लगता है देहरादून पास में है और G20 उधर हो रहा है, उसका आनंद हिमालय में जा करके लिया जाए। G20 का वसुधैव कुटुंबकम का, तो ये अपने अपने लोगों के मन में है। मुझे ये कहना है डॉक्टर राजेश त्रिखानी जी से, जो यहाँ के प्रति कुलपति भी हैं और जब मैं मुख्यमंत्री था तब मेरे सलाहकार के रूप में रहे। तब हमने हिमालय दिवस को सुनिश्चित किया था, जो आपने आज कहा है। मैं देश का शिक्षा मंत्री था तब भी आप मेरे सलाहकार के रूप में रहे। आज इस विश्वविद्यालय के यशस्वी प्रतिनिधि वो कुलपति हैं। मेरा आग्रह रहेगा ये हिमालय विश्वविद्यालय है, यहाँ अगले वर्ष से अंतरराष्ट्रीय सेमिनार हिमालय दिवस पर होना ही होना चाहिए। मैं कुलपति जी का आग्रह करूँगा कि इससे कमेटी जरूर गठित होनी चाहिए। और ये हिमालय तो विश्व की प्रेरणा का केंद्र है। ये वेद पुराण उपनिषदों का जन्मदाता है। हिमालय अपने में पूरी विश्व में आकर्षण का केंद्र। जब भी कोई हताशा, निराशा, कुआशा से होकर गुजरता है तब हिमालय की गंदरा में आकर एक नया जीवन वापस लेकर जाता है।
यहाँ पर गंगा है, जैव विविधता का केंद्र है, ये शहर वाटर टावर है, यहाँ पर हमारा आयुर्वेद है, योग का भी जन्म होता है, आयुर्वेद का भी जन्म होता है। यदि इस हिमालय को देखें तो पूरा विश्व बराबर एक अकेले हिमालय, बल्कि हिमालय पूरे विश्व के ऊपर छत्र छाया एक छाते के रूप में संरक्षण दे रहा है। उस हिमालय पर यह सेमिनार होना चाहिए, ये बड़ा केंद्र होना चाहिए हिमालय विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया के लोगों का आकर्षण होना चाहिए। हिमालय के बारे में कुछ जानो तो हिमालय विश्वविद्यालय में जाना होगा, समझना होगा। तो मैं समझता हूँ इस समय जो आज हिमालय दिवस मना रहे हैं पूरे हम लोग, तो उसकी भी मैं छात्रों और विशेष करके जो हमारे अतिथिगण आए हैं, जो प्रोफेसरगण आए हैं, विद्वद्गण आए हैं, उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मनीषा जी को, डॉक्टर राजेश नेथानी जी को और डॉक्टर ममता कुमारी, तीनों की किताब निकली है। किताब पहले तो सोचना बहुत मुश्किल है, फिर उसका काम करना कितना मुश्किल है, और फिर वो किताब के रूप में आ जाए ये बहुत मुश्किल है, और उसका लोकार्पण हो जाए तो बड़ा ही मुश्किल काम है। ये जिन लोगों ने ताली नहीं बजाई वो कुछ सोच रहे थे और मुझे लगता है कि वो इस चिंता में ज्यादा डूब गए थे कि उनकी किताब कब निकलने वाली। जरूर निकालो, आपकी किताब क्यों नहीं निकल सकती? आपके तो विचार है ना, विचार आसमान से थोड़ी टपकते मिलते हैं, टपकते तो सब जगह टपक रहे हैं, अभी भी पकड़ने की कोशिश करो ना, करो कोशिश, जिधर जाते हो उधर कोशिश करो। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा हिमालय विश्वविद्यालय रचना का एक बड़ा सेंटर बनना चाहिए। यहाँ के जितने विभागाध्यक्ष हैं उनकी किताबें निकलनी चाहिए, शोध पत्र होने चाहिए, एक ऐसा केंद्र होना चाहिए, जीवंत ऊर्जा का केंद्र महसूस हो। मुझे इस बात की खुशी है जब इस परिसर के अंदर कोई आता है तो कहता है सब कुछ होता है, कुछ होता है। आपको लगता है? जो ताकि का जाने उनको नहीं लगता, दोबारा जाना बारी को करा 2-3 दिन तो अभी भी ताली नहीं बजाई, तो उनसे जिन्होंने ताली नहीं बजाई मैंने तो देख लिया उनको, लेकिन मेरा उनसे आग्रह एक बार बाहर जाकर दोबारा इधर आए, जरूर देखें, अच्छा लगेगा। तो ये ऊर्जा भी एक ऐसा केंद्र सेंटर है जहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अब तो लेखक गांव बना रहे हैं, एक लेखक गांव यही पास में इसी हिमालय विश्वविद्यालय के एक इसकी छत्र छाया में देश का पहला लेखक गांव बन रहा है, पहला लेखक गांव जहाँ आप सारे लोग हर व्यक्ति लेखक, हर व्यक्ति लेखक है। कमला जी कुछ विशेष चिंता कर रही है, चिंता अच्छा आप सोच रहे कब जाए लेखक गांव? जरूर जाएंगे आप, तो ये किताब लिख करके वापस आएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। तो लेखक गांव बिल्कुल पास नहीं, लेखक गांव जो नए लेखकों को भी पैदा करेगा, वो जादू होगा उसमें। जब कोई भी व्यक्ति वहां जाएगा उसमें नई ऊर्जा पैदा होगी, कहेगा लिखना शुरू करेगा, उसको लगेगा क्या जादू हो गया और किताब निकलनी शुरू हो गई। आप जाओ जब जाएंगे नहीं, लेखक कब जाएंगे? अभी भी कुछ लोगों ने बोला ही नहीं। आप लेखक तो जाएंगे, लेखक तो बनना चाहेंगे ना। असली तो वही है जो अपनी पूंजी है, बाकी पैसा पूंजी थोड़ी होता है, ये साधन पूंजी थोड़ी होती है। दीपशिखा सही है ना, ये पूंजी नहीं होती। पूंजी तो जो आपके जो विचार हैं, वो जो जिंदा हैं, वही आपकी पूंजी है। और मुझे भरोसा है कि इस दिशा में आज इस विश्वविद्यालय की पूंजी क्या सेवात नाम है, देवयानी के लिए एक बार जोरदार और देवयानी पहले यहाँ हिमालय की कोचियों को पास किया और इनके प्राचार्य जी को और उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देवयानी ने फिर इच्छा शक्ति से आज यूरोप की जिस दिन ये चढ़ी अचानक मैंने देखा, लेकिन मैंने इसको पहचानता तो था नहीं, लेकिन टीवी में मैंने देखा हिमालय विश्वविद्यालय पूरा झंडा पीछे से। तो यूरोप की सबसे ऊंची शिखर को
ये छू करके आई है। इसने देश की सीमाओं से परे जा करके पूरे यूरोप पर झंडा फहराया है। कोई नहीं फहरा सकता है। वैज्ञानिक का ये संदेश ये कहता है, इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है। हमको पता थोड़ी था ये बीएमएस कर रही है, कभी पूरे यूरोप पर चढ़ करके आ जाएंगे, तो कहाँ सोचा था, ठीक है। लेकिन ये इसकी इच्छा शक्ति है। और अपनी डॉक्टरी में जब मैंने पता किया इनका ये पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार है। ये बीएमएस के छात्र बैठे होंगे शायद कुछ पीछे, आप सुन रहे हैं कि पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार है। और एक विधा में उसने शिखर को चूम दिया है। दिनेश सती जी, ये दिव्यांगी ने स्केच की है। सुभाष, तुम्हारे G4 G20 क्या है तुम्हारी संस्था? G4 4G, तो 4G इसको सम्मानित किया। ओ G4 गंगोत्री भी हो गया, तो G4 है ना, सम्मानित करो इसको खूब अच्छे से। गंगोत्री से हो तुम, अच्छी बात है सर। इसका एडमिशन मैं इसके घर मुकवा से लाके इसका एडमिशन कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, मुकवा की रहने वाली, बहुत अच्छी बात है। तो मेरी एक बार बहुत शुभकामनाएं। मुझे चौथी पांचवी बार पर्ची आ गई मेरे पास, और मैं चाहता तो ये था कि मैं खूब सुनूं आपको, लेकिन मेरी व्यवस्था आप समझ सकते हैं कि कई बार जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता, और आपके इतने सौभाग्यशाली की मस्ती के साथ बैठे सबको सुन रहे हैं, है ना? सही है, सही। और जिन लोगों ने नहीं बोला वो दूसरे दिन की तैयारी कर रहे होंगे। आप चिंता मत करो, अगली बार इधर मुझे ही बोलना है। अच्छा है, परवेश अच्छा है। देश में हिंदी बहुत तेजी से आपने विविध आया। मैं चाहता था कुछ बोलूं मैं, क्योंकि आप हिंदी के लोग हैं, यहाँ इकट्ठा हिंदी के लिए समर्पित हैं, या हिंदी को चाहते हैं, या हिंदी को अपना भविष्य बना रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस देश का ही भविष्य अब हिंदी है। हमारे NEP 2020 अब ये कहती है, आज भी मैं देख रहा था G20 में नई शिक्षा नीति पर विमर्श हो बहुत ज्यादा, और पूरी दुनिया के लोगों ने ये कहा कि ये NEP 2020 और पूरे वर्ल्ड में गेम चेंजर का काम करेगी, और सब देशों ने कहा हम G20 के देश NEP 2020 के साथ हैं। G20 के देश NEP 2020 के साथ है, और हिंदुस्तान में आज इसकी घोषणा हुई है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पूरी दुनिया में हमारे पीछे हो कीजिए, लेकिन आप दौड़ने को तैयार हैं कि नहीं? आप लीडरशिप लेने को तैयार हैं कि नहीं? आप उस ऊर्जा के साथ विषम प्रश्न में आगे बढ़ने को तैयार है कि नहीं? मैं इस श्याम नाम है, क्या है ये? मेरे इंजीनियर है जो गाँव के, प्रेमलाल, दिनेश खड़े हो जाओ जरा, इसके लिए जोरदार तालियां बजा करेगा। लेकिन आपको मालूम है कि आपने किसके लिए ताली बजाई? जरा हाथ खड़े करो जिसको मालूम हो कि क्यों ताली बजाई आपने। अच्छा, तो अभी एक बार मैं बोल देता तो तब तो तालियां बड़ी बजनी चाहिए। अभी तो आपने बिना अनुमान के ताली बजा दी। दिनेश, अभी जो नीचे म्यूजियम आप देखा होगा, ये दिनेश गांव में रहता है टेहरी के, लेकिन कितनी अच्छी इंजीनियरिंग में इतना खूबसूरत गांव का मकान बनाया। अरे आप तो फोटो नहीं खिंचाई तुम लोगों ने वहां जाकर के? जरूर जाओ, कौन देखता है म्यूजियम यहाँ? इनको सबको बताइए, ये पूरी दुनिया के चुनिंदे लोगों में ऐसा इंजीनियर है जो मेरी धरती का गुदड़ी का लाल है। इसलिए जरा खड़े हो गया, जोरदार खड़े हो गया। ये गांव में ही रहता है, ये गांव में ही रहता है, ये गांव में रहता है, गांव नहीं छोड़ा इसने। आप देखिए कितने खूबसूरत उस समय। अब दुनिया में जो नई वास्तुकला के रूप में होगा उसका उदय ये लोग कर रहे हैं अच्छे से। गांव में
गांव गए तो विदेश से पढ़ के नहीं आया, इसने अपने गांव में अपनी कला को विकसित किया है, क्या नहीं कर सकते। तो एक बार सभी शोध छात्रों को, सभी हमारे अतिथिगण को और विशेष करके गुरु जी, क्योंकि मैं अंदर ही चाहता हूँ कि मुझे जाना है, तो मैं आपका आशीर्वाद जो वचन होगा उसको नहीं सुन पा रहा, लेकिन मुझे मालूम है आप क्या बोलने वाले हैं, और आपका सबको आशीर्वाद है। आप एक बार फिर इस बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए, इस बहुत अच्छे सेमिनार के लिए ढेर सारे बधाई शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप लोग सभी बैठे रहें, अभी कार्यक्रम जारी रहेगा और अभी कई उद्बोधन होने वाले हैं और प्रमाण पत्र भी आपको प्रदान किए जाएंगे। साथ ही अध्यक्ष महोदय का भी संबोधन आप सुनकर जाएं। बस कुछ ही पलों में हम दोबारा इस कार्यक्रम को आरंभ करने जा रहे हैं। हाँ जी, हम अभी मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन सुन रहे थे और उन्होंने ठीक ही कहा कि हिंदी भारत की प्राचीन संस्कृति, भारतीय मनीषा और चेतना के वाहक के रूप में भारत की भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी ने जहाँ एक और संस्कृति विरासत को संभालने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित कराया है, वहीं इसने भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की खूबियों को अपने में समाहित कर नई अभिव्यंजनाओं की बाहर के रूप में अपनी सृजनात्मक, साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान स्थापित की है। इस समापन सत्र की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राजभाषा अधिकारी, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देहरादून, डॉक्टर S.N. पांडे को कि वो आए और उपस्थित समुदाय को संबोधित करें। डॉक्टर S.N. पांडे। परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार एवं हरिद्वार के अति लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी के सानिध्य में जिस भाषा ज्ञान, साहित्य अवलोकन तथा विविध विविधताओं भरे परिपूर्ण ज्ञान से हम सब आप्लावित हो रहे थे, वह हम सब के लिए बेहद सुखद था। आज इस समापन सत्र के उद्बोधन के माध्यम से परम आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर योगेंद्र शर्मा जी, आदरणीय श्री उपाध्याय जी, परम आदरणीय सविता मोहन जी तथा सुमित्रा मलिक जी तथा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले ढेर सारे सम्मानित गण, शोध छात्रगण, जैसे कि राजभाषा हिंदी और हिंदी दोनों में एक शब्द अतिरिक्त इसमें आप लोगों को लग रहा होगा कि हिंदी तो है ही, ये राजभाषा हिंदी क्या है। तो राजभाषा हिंदी से तात्पर्य ऐसी भाषा जिसका उपयोग सरकारी कामकाज के प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो हमारे दैनंदिन उपयोग में भाषा और साहित्य के उपयोग के साथ सरकारी प्रयोजनों के लिए वही भाषा का उपयोग होता है, किंतु वह सरकारी नियमों और अधिनियमों के अधीन होती है। तो जो सरकारी नियमों और अधिनियमों के अधीन सरकारी विभाग में कार्य किया जाए, उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। और इस भाषा के अंतर्गत कुछ हमारे ऐसे प्रावधान संसदीय प्रावधान में किए गए हैं, हमारे संविधान में उनका उल्लेख किया गया है। इस कारण से हम उस नियम और अधिनियमों के अधीन बंधे हुए होते हैं। तो सरकारी प्रयोजन और साहित्य विभाग ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। साहित्यिक विभाग में हम कविता, कहानी, नाटक, गद्य, पद्य विभिन्न रूपों में हम काव्य सृजन कर सकते हैं, गद्य का सृजन कर सकते हैं, साहित्य का सृजन कर सकते हैं।
किंतु राजकीय प्रयोजन में यह सृजन बिल्कुल अलग होता है और विभिन्न विषयों से इतर हटकर हमें राजकीय प्रयोजन में भाषा का उपयोग करना पड़ता है। भाषा साहित्य विधा में सृजन करते समय क्लिष्ट हो सकती है, विद्वतापूर्ण हो सकती है, अन्य विधा के रूप में गरिमापूर्ण हो सकती है, किंतु सरकारी प्रयोजन में यह भाषा बिल्कुल अलग होती है और ये नियम कुछ हमारे लिए ऐसे होते हैं जो बाध्यकारी होते हैं। आज ढेर सारे विद्वानों ने अपनी अपनी बातें कही, शोध छात्रों ने अपने शोध पत्र के माध्यम से इतने विशिष्ट बातें कही। आप में से कुछ शोध छात्रों ने बहुत ही अलग हट करके अपनी प्रस्तुति दी। आज के इस कार्यक्रम में मैंने जितने भी शोध पत्र सुने, मुझे बेहद अच्छा इस बात का लगा कि समय की सीमा में रहते हुए उन्होंने शोध पत्रों को पढ़ने का भरसक प्रयास किया। यह बड़ा ही अच्छा और खुशी की बात है कि आप में से कुछ छात्र अपने विषय से हट करके उन्होंने लेखन कार्य करने का किया। वह इसलिए संभव हो सका कि राजभाषा हिंदी से अलग हटकर हिंदी भाषा में अनेक साहित्य उपलब्ध हैं। उन साहित्य को ध्यान में रख करके अगर आप वो अध्ययन कर रहे हैं तो बड़े गौरव की बात है। जैसे हिंदी भाषा में ग्रंथालय विज्ञान के छात्रों ने यहाँ पर 5-6 अपने जो शोध पत्र प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया। मैंने देखा कि उन्होंने उसे बड़े ही मनन चिंतन के साथ उस चीज को समझा कि हम हिंदी भाषा साहित्य के विषय क्षेत्र में जाकर हम भी कुछ लिख सकते हैं। और इस प्रयास में शर्मा जी, अभिषेक शर्मा और साथ में कुछ अन्य छात्र, निशा शर्मा, ये सब लोगों ने जो कोशिश की वो बड़ा ही श्लाघनीय, बहुत प्रशंसनीय है। इसी कड़ी में मुझे अच्छा लगा कि एक शोध पत्र बिल्कुल विषय से हटकर जो हिंदी विषय में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराए वह अत्यंत सराहनीय है। उसमें एक इतिहास विभाग की पीजी कॉलेज की शोध छात्रा करुणा का शोध पत्र था, वह इतिहास विषय से संबंध रखता है, किंतु उन्होंने अपने परिश्रम से राजभाषा हिंदी के करियर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शोध पत्र लिखा। ऐसे संस्कृत के 2-3 छात्रों ने भरसक कोशिश की वे हिंदी विधा में आकर के अपनी बात कहें, उन्होंने कही और बहुत बेहतरीन ढंग से कही। एक शोध छात्रा पूनम पांडे ने फिल्म के क्षेत्र में हिंदी की महती भूमिका को यहाँ व्याख्यान किया और बहुत ही कम शब्दों में अच्छी बात उन्होंने कह दी। तो कुछ शोध पत्र ऐसे जो कम समय में ज्यादा बातें कहने की क्षमता रखते हैं। हमें शोध पत्र पढ़ते समय जो मैंने महसूस किया कि आपको पढ़ करके कम बोलना चाहिए, बिना पढ़े हुए ज्यादा बोलना चाहिए। यह आपकी प्रारंभिक पाठशाला है यहाँ, जो मैंने सुबह से अभी तक अनुभव किया कि आपके लिए यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कुछ सीखें कि हमें शोध पत्र कैसे पढ़ा जाता है और समय जो निर्धारित किया जाता है उस निर्धारित समय के भीतर उस गरिमा को बनाए रखना होता है, अनुशासन को बनाए रखना होता है। लिख करके घर से लाना और यहाँ पर आकर के पढ़ना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस गरिमा को और अगर इस शैली को आप याद रखते हैं तो निश्चित तौर से आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी भी शोध पत्र के आप जो पुरस्कार है, जो उसकी वरीयता है, वह आपके नाम निश्चित तौर से चढ़ेगी। तो ध्यान रखें, भविष्य में जितने शोधार्थी यहाँ पर आए हुए हैं, अगर वो भविष्य में कहीं और शोध पत्र पढ़ना चाहते हैं तो लिखे हुए मैटर को कभी कभार देख लें, किंतु कंटिन्यूअस लगातार उसे नहीं देते, क्योंकि लगातार देकर पढ़ना बेहतर शोध पत्र पढ़ना नहीं कहलाता और वो बेहतर शोधार्थी नहीं कहलाता। वो कहीं न कहीं से नकल मार करके यहाँ आया और उसको पूरी तरह सच देख करके पढ़ रहा है। तो ध्यान रखें, शोधार्थी का मतलब होता है शोध करके आया हुआ, चिंतन मनन करके आया हुआ, कुछ अपने अंदर ज्ञान भर करके आया हुआ, उस रूप में जब यहाँ पढ़ता है तब वास्तविक शोध उसका कहलाता है, अन्यथा नकल मारा हुआ शोध कहलाता है। तो इस गरिमा को आप ध्यान रखें। यह एक सिंगल प्लेटफॉर्म आपको मिला है, आपको अपनी मातृभाषा में बहुत कुछ कहने का भी एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। इस कड़ी में मैं डॉक्टर इंदु नवानी, जो यहाँ ग्रंथालय विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष है, उनके सब प्रयासों की भी मैं तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। वो मेरी शोध छात्रा रही हैं। मुझे गौरव होता है बहुत कि मेरी भी लगाए हुए वृक्ष पे आज बरगद का वृक्ष बन चुकी है और उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से 3-4 छात्रों को शोध पत्र तैयार करवाया। तो यह मुझे भी बड़ा गर्व होता है कि मेरा ये शोध छात्र अब इस योग हो गया है कि वह खुद भी अब शोध कराने की इस योग्यता रखता है। तो यह गौरव का विषय है। इसी कड़ी में हमारे परम पूज्य गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं।
उनकी कड़ी में पता नहीं कितने शोध छात्र तैयार हुए और कहाँ जाप कर रहे हैं। तो ये परंपरा लगातार बनी रहनी चाहिए। मैं इसी कड़ी में आप सबसे यही आग्रह निवेदन करता हूँ कि आप सबकी सलाहनीय उपस्थिति हमारे लिए बहुत सी बातें, अच्छी बातें बताती है, सिखाती है। हमारे यहाँ पर सिखाया राजकीय प्रयोजनों का विषय चूंकि आपसे कम संबंध रखा है, जो लोग राजकीय कार्य में लगे हैं भाषा का संबंध वहाँ अलग होता है और रोजगार परक होना चाहिए। मेरा एक यहाँ सबसे निवेदन है, अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, तो आप ध्यान रखें आपकी भाषा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबकी समझ में आने वाली होनी चाहिए, सबके मन में रच बस जाने वाली होनी चाहिए। भाषा की क्लिष्टता का विद्वान नहीं कहलाता। भाषा सबकी समझ में आए, सबको पढ़ने लगे, पढ़ने योग्य हो, समझने योग्य हो तथा दूसरों तक उसकी संवेदना को पहुंचाया जा सके सहजता से, सरलता से। जो कि सुबह के सत्र में डॉक्टर बलूनी साहब ने इस विश्वविद्यालय की गरिमा के विषय में, उपस्थिति के विषय में तथा यहाँ के विकास के विषय में इतनी बेहतरीन ढंग से उन्होंने बताया कि वह सहज और सरल भाषा में बताया, इतना अच्छा लगा। मतलब 100% समझ में बात यहाँ आ गई कि उसे कैसे कहना चाहिए, कहने की जो शैली होती है वो डॉक्टर बलूनी साहब ने कूट कर भरी हुई। मैं अपनी अत्यंत तारीफ और प्रशंसा तो नहीं करता, किंतु मैं सलाहनीय उनके कर्तव्य को मैं यहाँ याद कर रहा हूँ। मुझे सुबह से अभी तक याद है, मेरे भाग्य बचा हुआ डॉक्टर ममता, डॉक्टर अग्रवाल जी और इनकी पुस्तकें इतना कम समय के कार्यकाल में इन्होंने पुस्तक लेखन का कार्य किया। ये तो सबसे ज्यादा सराहना के पात्र यही है, विश्वविद्यालय में आना और 1 या 2 वर्षों की सेवा में पुस्तक लिख देना मैं समझता हूँ सबसे कठिन कार्य है। हमारे परम आदरणीय गुरुदेव जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं अधिक नहीं बोल सकता उनके सामने, किंतु मुझे जहाँ तक पता है कि 1 या 2 वर्ष की सेवा में पुस्तक लिख देना और वो गर्भापूर्ण उपस्थिति के साथ यहाँ विमोचन करवाना, सारे मूर्धन्य साहित्यकार यहाँ उपस्थित है। तो ये सब चीजें आपने के लिए प्रेरणा है कि हमारा बीच का कोई हमारा साथी इस कार्य को श्लाघनीय तरीके से आगे करता है, तो आपने ये गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। तो ये स्थान प्राप्त कहाँ हुआ, जब हमारे संरक्षक आदरणीय माननीय निसर्ग जी महोदय जी जैसे हों, जो स्वयं में हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार हैं, उनके संरक्षण में हिंदी पुष्पित पल्लवित हो रही है। आदरणीय प्रोफेसर जैना जी कुलपति के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय प्रोफेसर राजेश नेथानी जी जिन्होंने बेहतरीन ढंग से अपनी बातें कही और 2-3 बार में अच्छे शब्दों का उपयोग किया कि वो माइंड में, दिमाग में, मस्तिष्क में रच बस गई, भूल नहीं रहा है। वक्तव्य ऐसा हो जो मन मस्तिष्क में बैठ जाए। तो मैं ढेर सारे आप सभी लोगों का इतना अधिक बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने अपने यहाँ उपस्थिति कर दिखाई। सुबह से इतना शानदार कार्यक्रम हुआ कि मैं सब बता नहीं सकता क्यों। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के 3 वर्षों में इतनी बड़ी उपलब्धि पाना, इतना श्लाघनीय कार्य होना, इतनी वंदनीय उपस्थिति होना तथा माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी की यहाँ उपस्थिति अपने आप में खुद बहुत बड़े गौरव की बात है। यद्यपि वो विश्वविद्यालय के संपूर्ण रूप से कर्ता धर्ता है, उन्हीं के संरक्षण में विश्वविद्यालय चलता है, किंतु इतना व्यस्ततम समय में हम सब लोगों के लिए उनका जो समय मिला, सुनने का जो अवसर मिला, वो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और इस कड़ी में, इसी परंपरा में अनेक मूर्धन्य साहित्यकार विद्वान सब लोगों का सहयोग यहाँ रहा है। मैं आप सब के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे आपने 2 शब्द कहने का सुअवसर यहाँ पर दिया, इसके लिए मैं डॉक्टर मनीषा अग्रवाल जी, विभागाध्यक्ष क्षेत्रीय विभाग, डॉक्टर ममता कुमार जी, डॉक्टर इंदु नवानी जी तथा हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर जैना साहब जी, डॉक्टर विपिन बलूनी जी, डॉक्टर राजेश बगुड़ा जी तथा बाहर से आए हुए अनेक मूर्धन्य साहित्यकार प्रोफेसर अरुण सर जी, जिनका आशीर्वाद मुझे इतना बेहतरीन ढंग से आज मिला, तथा डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी, इन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। साथ में उम्मीद करता हूँ कि जैसा पोखरियाल साहब ने आज घोषणा की कि अगले सत्र में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर प्रोफेसर जैना साहब जी के नेतृत्व में, डॉक्टर विपिन बलूनी जी के नेतृत्व में संपन्न हो, यह हमारी उम्मीद के साथ और पुनः यह गरिमामय उपस्थिति हम सबको सुनने का, प्रतिभाग करने का अवसर मिले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार, स्वागत, साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार।
सर बहुत धन्यवाद। बहुत अति शीघ्र कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं मंच पर आमंत्रित करूँगी हमारे आदरणीय गुरुजी, कुलपति महोदय और सर प्रमाण पत्र वितरित कर दिए जाए। जो हमारे कुछ प्रमाण पत्र ऐसे जिनको यहीं पर वितरित कर दिए जाएंगे। सुशील उपाध्याय जी, हमारे डॉक्टर एस पांडे जी, आप भी मंच पर आए। मैं एक एक क्रम में नाम लूँगी, कृपया तेजी से मंच पर आए। डॉक्टर आशा शर्मा, MS जैन PG कॉलेज हरिद्वार से हैं। डॉक्टर आशा शर्मा, इनके पश्चात डॉक्टर मोना शर्मा, डॉक्टर लता शर्मा, इसी क्रम में रिद्धि पांडे, शोध छात्रा रिद्धि पांडे, रिद्धि पांडे, नेहा शर्मा, हिमालय विश्वविद्यालय शोधार्थी, अनु शर्मा, शोधार्थी हिमालय विश्वविद्यालय, भारती मिश्रा, शोधार्थी हिंदी विभाग, अर्चना थापा, शोधार्थी हिमालय विश्वविद्यालय, ममता चौहान, कुमारी करुणा, अर्चना थापा, इसके बाद ममता चौहान, कुमारी करुणा, सुधीर चंद्र नौटियाल, अभिषेक कुमार शर्मा, सीमा द्वारका, पूनम पांडे, शोधार्थी हिमालय विश्वविद्यालय से, सीमा द्वारका शोधार्थी हिमालय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के, पूनम पांडे शोधार्थी हिंदी विभाग हिमालय विश्वविद्यालय, अभिषेक कुमार शर्मा, पूनम पांडे, पूनम कौन है? बस अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं अंत में अध्यक्षीय संबोधन के लिए गुरु जी को आमंत्रित कर दूं, आशीर्वाद देकर के कार्यक्रम का समापन। हम लोग ये जानते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय को अभी 3 वर्ष हुए हैं। बलूनी जी ने बताया कि 3 वर्ष में हमने इतना कीर्तिमान बनाया है कि आज राष्ट्रीय संगोष्ठी हम लोगों ने की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो केवल 15 मिनट के लिए आए थे और आपको पता है 45 मिनट रुके हैं और आपसे इतना प्रभावित होकर गए हैं, इतने प्रसन्न होकर गए हैं कि उन्होंने कहा कि अगली बार राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी करा देंगे। तो ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपको आपके संस्थापक जिन्होंने ये विश्वविद्यालय बनाया है, उन्होंने तो इसे आयुर्वेद कॉलेज के रूप में बनाया था, लेकिन उसके बाद हिमालय से जुड़े होने के कारण उनको लगा कि हिमालय की चेतना विश्वविद्यालय के रूप में आनी चाहिए, तो ये हिमालयी विश्वविद्यालय ये बन गया है। तो आप सब लोग जिनको आज ये प्रमाण पत्र मिले हैं, जिन्होंने शोध पत्र पढ़े हैं, जिन्होंने किसी भी रूप में आज की संगोष्ठी में भाग लिया है, सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपके परिवार का हूँ, जब कहेंगे तब आऊँगा। कुलपति जी को मैंने वचन दे दिया है कि मैं आपके विश्वविद्यालय के साथ जब तक जीवित हूँ जुड़ा हुआ हूँ। कुलपति जी हमेशा जुड़ा रहूँगा। आप सबको बहुत आशीर्वाद, आप सबको बहुत धन्यवाद।
बाद अगर इनको सबको चाय पिलानी है तो पिला दो, मैं चल रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सुबह से हमें अवसर दिया। अंत में धन्यवाद मैं आप सभी लोगों को देना चाहूँगी, हमारे आदरणीय कुलपति महोदय जी जिनका सानिध्य हमें मिला, गुरु जी का सानिध्य हमें मिला, डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी, डॉक्टर एस.एन. पांडे जी। इसके साथ में ही इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों का सहयोग रहा, सभी का धन्यवाद। एक नए